गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लास में। देखो, हमने कल तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे, 3 देखे हैं। चौथा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आज हमें देखना है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बेसिक भी देखना पड़ेगा। तो कौन से लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखे? तो सबसे पहले देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा देखा था लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड तीसरा देखा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। Law of conservation of mass was given by Anthony Lavoisier, who is also known as father of chemistry. Second जो था law of definite proportion was given by Joseph Proust, and third जो था law of multiple proportion that was given by John Dalton. बराबर है? तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने देखा कि जब दो एलिमेंट केमिकली कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तब जो इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स हैं उनके मासेस का जब हम रेशो लेते हैं तो रेशो हमेशा किससे बना हुआ मिलता है? सिंपल स्मॉल होल नंबर से बना हुआ मिलता है। रेशो होल नंबर आना चाहिए, ऐसा हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कि रेशो जिस नंबर से बना है वो नंबर क्या होने चाहिए? सिंपल स्मॉल होल नंबर होने चाहिए। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने देखा है फाइनली। अब हमें जाना है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस की तरफ, लेकिन इसको समझने से पहले हमें एवोगाड्रोज लॉ समझना पड़ेगा। तो हम एवोगाड्रोज लॉ देख लेते हैं। तो देखो, अब एवोगाड्रो का नाम आप सब लोगों ने सुना है। इसने एवोगाड्रोज नंबर दिया है हमें। एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे एक डजन में हमेशा नंबर ऑफ पीसेस फिक्स रहते हैं 12, 1 ग्रॉस में नंबर ऑफ पीसेस हमेशा फिक्स रहते हैं 144, वैसे एक मोल में भी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स रहते हैं। और वो फिक्स नंबर कितना है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। कुछ लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं गिरेगा। जैसे 1 करोड़ रुपए में 50 पैसे आए क्या और नहीं आए क्या, कंसिडर करे और नहीं करे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 करोड़ को अगर हमारे पास 50 पैसे कम गिर रहे हैं तो उसको हम 1 करोड़ ही बोलेंगे। तो वैसे 6.022 एंड 6.023 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये दोनों एक ही नंबर है। तो एवोगाड्रोज लॉ हमें अब देखना है। अब एवोगाड्रोज लॉ को हम सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? देखो भाई, आप सब ने बलून फुलाया होगा अपने दोस्त के बर्थडे के वक्त। बलून फुलाते वक्त आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जितनी हवा तुम ज़्यादा भरोगे उतना बलून ज़्यादा फूलता है। जितना तुम हवा बलून में ज़्यादा फिलअप करते हो उतना बलून ज़्यादा फूलता है, मतलब बलून का वॉल्यूम बढ़ता है। बराबर है? तो हमने ऑब्जर्व किया है कि जब जब हम टायर में हवा भरते हैं तो टायर का ट्यूब का वॉल्यूम बढ़ता है, बलून में हवा भरते हैं तो बलून का वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन ये सब कुछ होते वक्त टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, कांस्टेंट है। टायर में हवा भरने से टायर का टेम्परेचर या रूम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है। टायर में हवा भरने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही रहता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज नहीं होता। मतलब जब मैं बलून में हवा भर रहा हूँ या टायर में हवा भर रहा हूँ, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रह रहा है एटमॉस्फेयर का, एंड एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी कांस्टेंट रह रहा है। मतलब जब मैं ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करता हूँ तो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। याद रहे, हमें टेम्परेचर भी एटमॉस्फेयर का चाहिए एंड प्रेशर भी एटमॉस्फेयर का चाहिए। बराबर है? तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहती है जब हम बलून में हवा फिलअप करते हैं या फिर टायर में हवा फिलअप करते हैं। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर एयर फिलअप करते हैं ट्यूब या टायर में या फिर बलून में, तो बलून का वॉल्यूम, टायर का वॉल्यूम बढ़ता है। यही ऑब्जर्व किया था एवोगाड्रो ने और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया। इसे हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज लॉ। देखो, ये सारे सारे ऑब्जर्वेशंस थे, लेकिन इन्होंने लिख के रखे, उस पर सोचा और इसलिए ये लॉज बन गए। हम कितनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं लेकिन किसी की तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा ऑब्जर्वेशन मतलब है ही नहीं कुछ, और इसलिए हमारा नाम से कोई लॉज नहीं होते हैं। सारी बात थी, ये तो हमें भी पता था कि बलून में हवा भरने के बाद बलून का वॉल्यूम फूलता है, लेकिन हमने उसके तरफ गौर नहीं किया। एवोगाड्रो ने उसके तरफ ध्यान दिया और लॉ बता दिया। उसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज लॉ। देखो, बलून फुलाने की बात लेते हैं हम। जब बलून फुला रहे होते हैं तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी कांस्टेंट है,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कांस्टेंट है। जैसे जैसे हम मोर एंड मोर एयर ब्लो करते हैं तो बलून का वॉल्यूम बढ़ता है। अब इसे थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टच दे दिया किसने? एवोगाड्रो ने। एवोगाड्रो ने कहा कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ एयर बढ़ेगी तो वॉल्यूम ऑफ एयर ऑक्यूपाइड वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ता है वैसे वैसे उसने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये ऑब्जर्वेशन था एवोगाड्रो का। तो एवोगाड्रो ने ऑब्जर्व किया कि एज अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस, as amount of gas increases, volume occupied by that gas also increases। बराबर है। अब अमाउंट ऑफ गैस हम मेजर किस में करेंगे? अब अमाउंट ऑफ गैस मेजर करने के लिए हमारे पास SI सिस्टम का यूनिट है। बताओ, थोड़ा सा याद करो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमने कौन सा यूनिट यूज किया था? मोल नाम का। बराबर है। मोल ये एक यूनिट है, ऐसा यूनिट है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो हम गैस ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम मोल में एक्सप्रेस करेंगे। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे, मतलब गैस की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी बढ़ते जाएगा। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को दुगना करूंगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस वो भी दुगना हो जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को आधा कर दूंगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब अमाउंट ऑफ गैस दुगनी होगी तो वॉल्यूम ऑफ गैस दुगना होगा। अमाउंट ऑफ गैस 10 गुना होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगा? 10 गुना होगा। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। बराबर है। एवोगाड्रोज लॉ ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर द गैसियस सिस्टम। बराबर है। एवोगाड्रोज लॉ ये स्पेशली डिजाइन किया गया, स्पेशली बताया गया किसके लिए? गैसेस के लिए। इसलिए सॉलिड लिक्विड के लिए हम ये फंडा नहीं लगाएंगे। बराबर है। तो एवोगाड्रो का जो ऑब्जर्वेशन था वो स्पेशली गैस के लिए था, और एवोगाड्रो ने देखा कि जब जब गैस की क्वांटिटी बढ़ती है, उसकी अमाउंट बढ़ती है, तो उसने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी बढ़ता है। और उसने थोड़ा सा क्वांटिटेटिव टच दे दिया, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में क्या रिलेशन है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और इसी स्टेटमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? एवोगाड्रोज लॉ। लेकिन यहां पे हमें मेंशन करना पड़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन बतानी ही पड़ेगी। अब हम एवोगाड्रोज लॉ का स्टेटमेंट कैसे बताएंगे? Avogadro's law states that at constant temperature and pressure, volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas। इस तरह से हम Avogadro's law को स्टेट करते हैं। एक बार वापस से सुन लीजिएगा। Avogadro's law states that volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas at constant temperature and pressure। अब इसका दूसरा मतलब क्या होगा? अगर मैं दो कोई गैसेस लेता हूं, समझो मेरे पास A गैस है और B गैस है। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 1 है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के कितने? 1। अब टेम्परेचर प्रेशर सेम है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी सेम है, तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझो मैंने 1 मोल H2 गैस लिया और 1 मोल O2 गैस लिया, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो दोनों ने गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाई किया होगा? सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ क्या होगा? मतलब 1 मोल ए गैस का वॉल्यूम 10 लीटर है, तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे बी के भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा? 10 लीटर ही होगा। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो उसमें दोनों के नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे, वाइस वर्सा। अगर मैं 10 लीटर Cl2 लेता हूं एंड 10 लीटर मैं HCl गैस लेता हूं, 10 लीटर HCl गैस एंड 10 लीटर Cl2 गैस, दोनों केमिकली डिफरेंट है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों के टेम्परेचर एंड प्रेशर भी सेम है, तो उन 10-10 लीटर में दोनों के नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो देखो, वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम होंगे, मोल सेम है तो वॉल्यूम सेम होगा। डू यू गॉट इट? तो इस ऑब्जर्वेशन को हम एवोगाड्रोज लॉ के नाम से जानते हैं, या फिर कभी कभी इसे एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। तो एवोगाड्रोज लॉ का स्टेटमेंट आपको समझ में आया? Avogadro's law states that at constant temperature and pressure, volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas।
इसका कंक्लूजन ये होगा कि जब जब गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा तो उनमें नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, या जब भी कभी गैसेस का नंबर ऑफ मोल सेम है तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी सेम होगा। तो ये एवोगाड्रो का ऑब्जर्वेशन था। आपको ध्यान में आ गया, नंबर ऑफ मोल सेम तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम सेम, अगर वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसे हम कहते हैं एवोगाड्रोज लॉ या फिर एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। अब इसी हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके हमें आगे जाना है, किसके लिए, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है तो दोनों ने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी क्या होगा भाई, सेम होगा, उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, x लीटर x लीटर। अगर यहाँ पे मैं 2 मोल लेता हूँ तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2x लीटर। इसके भी 2 मोल लेता हूँ तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा, 2x लीटर। नंबर ऑफ मोल सेम है तो वॉल्यूम भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। अब इसको भी 6 गुना बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है, 6 गुना बढ़ा दिया तो इसका भी क्या होगा, आंसर वॉल्यूम भी सेम आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, वॉल्यूम सेम तो नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ वॉल्यूम भी सेम होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को एवोगाड्रोज लॉ के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना चाहिए, बाकी डिटेल में हम बाद में देख ही लेंगे इसे मोल कंसेप्ट के वक्त। अब हमें जाना है एवोगाड्रोज लॉ का एप्लीकेशन, जो गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस है। गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। देखिए भाई, ये जो गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, ये सिर्फ उन रिएक्शन को एप्लीकेबल है जिस रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व है। अब जिस रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं गैसियस रिएक्शंस। द रिएक्शंस in which gases are involved are called as gaseous reaction। अब कहाँ गैसेस इन्वॉल्व होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड पे या तो फिर प्रोडक्ट साइड पे या तो फिर दोनों साइड पे, मतलब कहीं ना कहीं गैस होना ही चाहिए, आइदर ऑन रिएक्टेंट साइड और ऑन प्रोडक्ट साइड और ऑन बोथ साइड। मतलब गैसेस केमिकली रिएक्ट होके गैसेस को तैयार कर रहे हैं तो ऐसे वक्त हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, गैसियस रिएक्शन बोलते हैं। तो गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस हर रिएक्शन को नहीं लगता, ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, जहां पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो वहां पे गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस एप्लीकेबल नहीं होता। तो गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस का कहना क्या है, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, कोई तो भी एक गैसियस रिएक्शन का, और गैसियस रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके हम इस लॉ को समझ सकते हैं। तो चलो, आपको जो पहचान, मतलब आपको जिस रिएक्शन को जानते हो वैसे रिएक्शन ले लेंगे। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर पे, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट पे है रूम टेम्परेचर पर। जब हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस कंबाइन होता है तो क्या तैयार होता है, HCl गैस तैयार होता है। देखो HCl गैसियस स्टेट में तो उसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, वो हाइड्रोजन क्लोराइड नाम से जाना जाएगा। लेकिन वही HCl अगर पानी में डिसॉल्व है तो उसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब ये गैसियस स्टेट में तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा क्या, नहीं, इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो जब मैं H2 गैस को Cl2 गैस के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, HCl गैस मिलता है। अब भाई देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड होने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पे वैलिड होने के लिए हमेशा हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। क्या रिएक्शन हमारी बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन एटम इधर है, 2 हाइड्रोजन एटम इधर, 2 क्लोरीन एटम इधर है, 2 क्लोरीन एटम इधर है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। तो जब भी कभी हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा हमारे केमिकल इक्वेशंस क्या होने चाहिए, बैलेंस फॉर्मेट में होने चाहिए। तो मैंने ये जो इक्वेशन लिखा है वो बैलेंस फॉर्मेट में है। अब बैलेंस फॉर्मेट में जब कोई केमिकल इक्वेशन होता है तो ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सामने जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे 1 है, 1H2 प्लस 1Cl2 गिव्स 2 HCl। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पे 1, 1, 2, इन 1, 1, 2 को, ये नंबर को, इन कोएफिशिएंट्स को क्या बोला जाता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
और ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो क्या बताते हैं हमें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मिंग। तो ये जो नंबर्स हैं यहाँ के, ये हमें क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। इस रिएक्शन का मतलब यह है कि व्हेन 1 मोल ऑफ H2 गैस कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ Cl2 गैस देन द एग्जैक्टली गिव्स 2 मोल ऑफ HCl गैस। बराबर है। तो यहाँ पे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट्स होते हैं, उन कोएफिशिएंट्स को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सादी सी बात है, मैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 ले नहीं सकता, दिखता नहीं तो लूंगा कैसे? लेकिन मैं 1 मोल ऑफ H2 ले सकता हूँ। 1 मोल ऑफ H2 यानी H2 के मॉलिक्यूलर वेट के इतना ग्राम, H2 का मॉलिक्यूलर वेट है 2, तो उसके इतना ग्राम ले लूंगा, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में लूंगा तो उसे बोलूंगा मैं 1 मोल। Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट है 71, तो 71 के इतना ग्राम ले लूंगा, 71 ग्राम बाय वेट लिया मैंने, तो उसे क्या बोला जाएगा? 1 मोल ऑफ Cl2। तो मैं 71 ग्राम आसानी से ले सकता हूँ, 2 ग्राम आसानी से ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकता क्योंकि दिखते नहीं हो। तो यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताते, वो नंबर ऑफ मोल्स को बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि 1 मोल ऑफ H2 कंबाइंस विथ 1 मोल ऑफ Cl2 टू गिव 2 मोल ऑफ HCl। अब देखो, मैंने H2 गैस लिया, Cl2 गैस लिया, अब गैसेस से तो भाग जाएंगे, इसलिए मुझे उन दोनों को रिएक्ट करने के लिए बंद कंटेनर चाहिए, क्लोज कंटेनर चाहिए। तो मैंने H2 गैस लिया 1 मोल, Cl2 गैस लिया 1 मोल और उसे कंटेनर में डाल दिया और कंटेनर को बंद कर दिया। अब मैं उस रिएक्शन को कैरी आउट करूंगा, जो भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है वो मेंटेन करूंगा, जो भी XYZ टेम्परेचर प्रेशर लगता होगा मैंने वो मेंटेन किया। अब H2 एंड Cl2 कंटेनर के अंदर है, वो गिवन कंडीशन पर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे और क्या तैयार होगा? HCl तैयार होगा। एक एक मोल से कितना मोल तैयार हुआ है? 2 मोल HCl तैयार हुआ। अब जब ये रिएक्शन चल रही है तो हमने टेम्परेचर भी जो भी रखना था वो कांस्टेंट रखा, प्रेशर जो भी रखना था वो क्या रखा? कांस्टेंट रखा। जब ये रिएक्शन चल रही थी तब प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। अब एक ही कंटेनर के अंदर ये तीनों गैसेस है, एक ही एटमॉस्फेयर में ये तीनों गैसेस प्रेजेंट है, तो एक ही हालात में अगर तीनों गैसेस प्रेजेंट है तो तीनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम ही रहेगा। मतलब इन तीनों के टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। तो 1 मोल H2 गैस को मैंने 1 मोल Cl2 गैस के साथ रिएक्ट किया, तब जाके मुझे 2 मोल HCl मिला। डू यू गॉट इट? तो ये इंटरप्रिटेशन होगा इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन का। अब समझो कि 1 मोल H2 गैस का वॉल्यूम 5 लीटर है, समझने के लिए समझो। तो इस 1 मोल H2 गैस का वॉल्यूम 5 लीटर है, तो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल Cl2 गैस भी है भाई, उसी टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल Cl2 गैस भी है। तो हमें अवोगाड्रो ने बताया था कि जब गैसेस के नंबर ऑफ मोल सेम हो, टेम्परेचर प्रेशर भी सेम हो, तो उनका वॉल्यूम भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। बराबर है। इसलिए Cl2 के भी 1 मोल का वॉल्यूम मैंने कितना लिखा? 5 लीटर ही रखा अकॉर्डिंग टू द अवोगाड्रोस लॉ। अब देखो यहाँ पे कितने मोल HCl तैयार हुए हैं? 2 मोल HCl तैयार हुए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने हो गए? दुगने। अब नंबर ऑफ मोल्स दुगने हुए तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी दुगना हो जाएगा। मतलब इसके 1 मोल का वॉल्यूम 5 लीटर है तो इसके 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 10 लीटर होगा। अगेन अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दुगने हो गए तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 मोल HCl का वॉल्यूम कितना लिखा? यहाँ पे 10 लीटर लिखा। तो आपको यहाँ तक समझ में आया? ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल H2 1 मोल Cl2 कंबाइन होकर 2 मोल HCl दे रहा। एक ही कंटेनर के अंदर ये तीनों गैसेस है, इसलिए तीनों के हालात एक जैसे हैं, टेम्परेचर भी तीनों का सेम है, प्रेशर भी तीनों का सेम है। अब इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इनका वॉल्यूम भी सेम। इसके नंबर ऑफ मोल्स दुगने हुए तो वॉल्यूम भी क्या होगा? दुगना। अब मैं इस गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम का रेशियो लेता हूं। गैसियस रिएक्टेंट के एंड गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम का अगर मैं रेशियो लेता हूं तो क्या आएगा? 5 लीटर एस टू 5 लीटर एस टू 10 लीटर। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा? 1:1:2। तो ये वॉल्यूम का रेशियो भी
क्या है रे, सिंपल होल नंबर से बना हुआ मिला। तो जब हम गैसियस रिएक्शन में गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम का रेशो लेंगे तो रेशो भी क्या आएगा, सिंपल होल नंबर का बना हुआ मिलेगा। और इसी ऑब्जर्वेशन को हम किस नाम से जानते हैं, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस को, गैसेस के नाम से जानते हैं। तो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस किसका रेशो लेता है, गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के वॉल्यूम का रेशो लेता है। और रेशो लेने के बाद उसने क्या देखा कि जो भी रेशो आया है वो रेशो भी किससे बना हुआ मिला है, सिंपल होल नंबर से बना हुआ मिला है। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं। तो हाउ कैन वी स्टेट गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, व्हेन गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, देन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट ऑलवेज बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो provided that volumes are measured at same temperature and pressure। जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है उन सब का वॉल्यूम हमें एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर करना पड़ेगा, टेम्परेचर प्रेशर बदलते नहीं आएगा। नहीं तो इसका मेजर किया किसी और टेम्परेचर पे, इसका मेजर किया किसी और टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं चलेगा। तीनों का टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम। तो गे-लुसाक्स ने ऑब्जर्व किया कि व्हेन गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, देन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट ऑलवेज बियर अ सिंपल होल नंबर रेशो प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इनके वॉल्यूम का रेशो क्या है, 1:1:2, सिंपल होल नंबर का रेशो है ये। दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, देखो, ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस H2O गैस। हमने रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर की। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी कौन से स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो भी है वो 100 के ज़्यादा है, ऐसा समझ लो। इसलिए वाटर कौन सी स्टेट में तैयार हो गया, गैसियस स्टेट में। तो मैंने 2 मोल H2 गैस को 1 मोल O2 गैस के साथ रिएक्ट किया, तब मैंने देखा कि 2 मोल वाटर गैस तैयार हो रहा है, गैसियस वाटर तैयार हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट H2 का 2 है, O2 का 1 है एंड H2O का 2 है। तो ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए मैंने नीचे लिखा 2 मोल H2 कंबाइंस विद 1 मोल ऑक्सीजन टू गिव 2 मोल ऑफ गैसियस वाटर। अब समझो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम x लीटर है, 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम x लीटर है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल दुगने हैं उसी टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो भी दुगना। तो 1 मोल O2 का वॉल्यूम x लीटर है, तो H2 के 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 2x लीटर। क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स दुगने होते हैं तो वॉल्यूम भी दुगना होगा। यहाँ पे वाटर के भी 2 मोल है तो वॉल्यूम कितना होगा, 2x लीटर। तो जब मैं इनके वॉल्यूम का रेशियो लूंगा तो क्या आएगा रे, x लीटर कैंसिल हो जाएगा और वॉल्यूम क्या मिलेगा, 2:1:2। देखो रेशियो कैसे आया, सिंपल होल नंबर से बना हुआ मिला। तो when gaseous reactant react together to form gaseous product, then the ratio of volumes of gaseous reactant and gaseous product always bear a simple whole number ratio provided that volumes are measured at same temperature and pressure। यहाँ पे Avogadro's law एप्लीकेबल होना चाहिए, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तीनों के भी वॉल्यूम हमें एक ही टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर मेजर करने पड़ेंगे, तभी हम ये रिलेशन लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस बोला जाता है। मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए, स्टेटमेंट क्या है, गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस स्टेट्स दैट व्हेन गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस गैसियस प्रोडक्ट, तब क्या होता है, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट ऑलवेज बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस कहते हैं। एक्चुअली ये एक एप्लीकेशन है किसका, एवोगाड्रोस लॉ का।
तो इस तरह से ये चौथा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। हो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन ये लॉ के लिए कंडीशन क्या है? रिएक्शन गैसियस होनी चाहिए। गैसियस रिएक्शन किसे बोला जाता है? जिस रिएक्शन में गैसेस इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट भी गैसेस है, प्रोडक्ट भी गैसेस है, तो उसे हम बोलते हैं गैसियस रिएक्शन। तो एवोगाड्रोज लॉ हो या गेलुज़ाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस हो, ये दोनों लॉ एप्लीकेबल है ओनली फॉर गैसियस रिएक्शंस। बाकी किसी भी रिएक्शन को ये लगेंगे नहीं, एप्लीकेबल होंगे नहीं। तो आपको ये लास्ट वाला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आए? तो देखो भाइयों, 5 में से हमने 4 लॉज देखे, 5वां हमें सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने लिया भी नहीं है। उसका स्टेटमेंट भी बहुत बड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में नहीं आते। तो हमने 4 लॉज देखे केमिकल कॉम्बिनेशन के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड बाय एंटनी लवाजियर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेटेड बाय जोसेफ प्राउस्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेटेड बाय जॉन डाल्टन एंड Gay-Lussac's law of combining volume of gases stated by Gay-Lussac's। बराबर है। एक्चुअली ये जो चौथा लॉ था ये एप्लीकेशन था किसका? एवोगाड्रोज लॉ का। तो देखो बच्चों, यहाँ तक था ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है और किसके तरफ मुड़ना है? अब हमें मोल कंसेप्ट की तरफ। अब मोल कंसेप्ट की तरफ मुड़ते वक्त हमें वापस से एलिमेंट के पास जाना पड़ेगा, कंपाउंड के पास जाना पड़ेगा। तो कल से हम एलिमेंट एंड कंपाउंड की डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। जब ये मोल कंसेप्ट की तरफ हम जाएंगे तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी और हमारे अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मोल कंसेप्ट पता नहीं, इसलिए इन लॉ को समझने के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। सीबीएसई में 10वीं में मोल कंसेप्ट है, और स्टेट बोर्ड में भी मोल कंसेप्ट के थोड़े बहुत फंडे आते हैं, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते, इसलिए हमने उसकी तरफ ध्यान भी ज़्यादा नहीं दिया। ध्यान दिया होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ऐसा समझो कि आप लोगों का मोल कंसेप्ट हुआ ही नहीं है, तो ऐसा समझकर मैं आपको सिखाऊंगा। तो मोल कंसेप्ट मैं बहुत ही ताकत से लूँगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशंस थोड़े से अलग अंदाज से करने पड़ते हैं। आपके हमेशा के अंदाज से कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम कल से स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट को। आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।